आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है क्योंकि वो बहुत मेरे करीबी है और मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। तो आइए मिलते हैं उनसे जिनका नाम है अमृताज बिजलवान। सो बाबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर हैविंग तो मी। बाबा, क्या चल रहा है आजकल? प्रेजेंटली कहाँ हो, क्या चल रहा है? क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हो पाई और सीधा मैंने पॉडकास्ट के लिए आपको बुलाया। तो क्या चल रहा है बाबा आजकल? बाबा कुछ नहीं, हैदराबाद में बिरयानी खा रहे हैं और म्यूज़िक बना रहे हैं। जैसे कि आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक से रहा है, आप साथ साथ एक सॉन्ग राइटर, कंपोज़र और सिंगर भी हो। तो बाबा, थोड़ा हमें बताइए इस बारे में कि ये फील्ड है क्या और कैसे आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो प्रेजेंटली अभी, राइट नाउ। अ, अभी जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि कैसे एक बेटर कंपोज़र बनना है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो दिमाग में ये था कि सिंगिंग का ही एक एस्पेक्ट पता था कि सिंगिंग चीज़ होती है। फिर जैसे जैसे आप करते रहते हो, जैसे आपके साथ भी हुआ होगा ये चीज़ कि आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको एज एन एक्टर लगा होगा, फिर आप फिल्म मेकिंग में घुसे होंगे। तो वही चीज़ हुई कि स्टार्ट जब करा तो लगा कि सिंगिंग है एक चीज़। फिर समझ आया कि नेचुरली टैलेंट है, ऊपर वाले ने गिफ्ट दे रखा है कि लिख लेते हैं, थोड़ा कंपोज कर लेते हैं, और फिर उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा। जो मेरे साथ है पराक्रम, अभी जो मेरे को कंपोज़र है, तो हम दोनों का जो विज़न है काफ़ी सिमिलर है अभी, कि इस साल अपनी एल्बम निकालनी है, अपने 8 गाने तैयार कर रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म में म्यूज़िक दे रहे हैं, बैकग्राउंड स्कोर होता है जैसे आपका, तो इन सब पे फोकस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अभी प्रेजेंटली लाइक मतलब आप हैदराबाद में ही मतलब अपने बेस बनाया अपना, हाँ जी। तो वहाँ पर कैसा सेटअप रखा है, थोड़ा उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करें। एक्चुअली हैदराबाद अपने में एक बहुत ही कल्चरली रिच प्लेस है, और क्योंकि निज़ामों का शहर है, तो म्यूज़िक का भी एक बहुत वहाँ पे, नॉट जस्ट म्यूज़िक मैं बोलूँगा, ओवरऑल आर्ट का ही एक लोग का जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी खुला हुआ है, काफ़ी सुना हुआ है वहाँ पे, लोगों ने काफ़ी देखा हुआ है। आपको पता ही है कि तेलुगु मूवीज़ का भी आप देख ही रहे हैं कि कैसे बढ़ रहा है, तो उसकी वजह ये है कि बहुत कल्चरली रिच है। मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है रहने के लिए, और म्यूज़िक का कल्चर बहुत इवॉल्व हो रखा है। मतलब आप देखोगे लाइव शोज़ रोज़ होते हैं वहाँ पे, पब्स में लाइव शोज़ रहेंगे, बड़े बड़े आर्टिस्टों का आना रहता है, रेगुलर रहेगा, मतलब हर वीकेंड आपको कोई बड़ा आर्टिस्ट आता हुआ दिखेगा। और लोग मुझे बहुत पसंद आए, लोग मुझे बहुत ही काम है, बहुत ही शांत रहते हैं, बात करने का स्वभाव लोगों का वहाँ पे, जैसे काफ़ी आराम से रहते हैं, ऐसा रहता है किसी बात की हड़बड़ी ही नहीं है। हालांकि मेट्रोपॉलिटन है तो ये रहता है ना कि जल्दीबाजी रहती है, पर वहाँ पे ऐसा लगा नहीं मुझे, काफ़ी शांति है। तो बाबा, जैसे कि आपका जो डिसीजन रहा, मतलब जैसे हमारे दोस्तों का ग्रुप था पहले से ही, तो उसमें मतलब ये रहा कि मतलब आपको लेके लोग काफ़ी मतलब एक तरीके से इंस्पायर्ड थे। जो आपका डिसीजन मेकिंग रहा बाबा, तो वो आपने हैदराबाद ही क्यों चुना? लाइक कई लोग बॉम्बे चुनते थे शहर के लिए, लाइक म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, लाइक बॉम्बे को बोलते थे सपनों की नगरी। तो उस हिसाब से मतलब हैदराबाद एक अलग डिसीजन रहा, तो मतलब वो कैसे आपके माइंड में थॉट आया? हैदराबाद में ऑनेस्टली बताऊँ, डेस्टिनी पे बहुत कुछ निर्भर करा। मतलब लाइफ में होता है ना कि हम प्लान करते हैं चीज़ें, पर ऐसे वो प्लानिंग बहुत बार नहीं हो पाती। तो हुआ ये कि पहले जो बैंड था, तो हमारे एक बैंडमेट थे यश, तो वो पहले से ही हैदराबाद में थे, तो उन्होंने बता रखा था कि यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है कल्चर, कैसा चल रहा है। यश मतलब जब स्टार्ट किया था म्यूज़िक करना, तो आई थिंक 5-6 महीने के अंदर ही उनसे मुलाकात हो गई थी, और फिर ये है कि आपकी वाइफ बैठ जाती है जैसे हम लोग की बैठती है। उम्र में छोटे पर मेच्योर बहुत है, तो वो चीज़ मेरे को पसंद आई। तो उन्हीं की कॉल थी कि आप हैदराबाद आ जाओ, जाना शिफ्ट मूव आउट करना ही था देहरादून में। मतलब अब जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो इतनी रह नहीं गई थी, जहाँ तक कर सकते थे उतना कर लिया था। लाइव परफॉर्मेंस कर लिए थे, अपनी ईपी निकाल चुके थे एज ए बैंड। तो उनकी कॉल थी आ जाओ, तो फिर मैं और पराक्रम और श्लोक पहुँच गए थे वहाँ पे। तो मैं भी देहरादून में ही हूँ अभी, और यहाँ की वाइब मतलब काफ़ी सूदिंग है। और मतलब बट कभी कभी मुझे जैसा ऐसा फील होता है कि यहाँ पर थोड़ा कंफर्ट जोन हो गया है। उस हिसाब से तो बहुत बेस्ट है देहरादून। बट एज अ आर्टिस्ट अगर आप ग्रो कर रहे हो, आर्टिस्टिक थॉट है, कोई राइटिंग करनी है, कोई म्यूज़िक करना है, उसके लिए जैसे माउंटेन्स पे चले गए, वहाँ पर आपको एक्सप्लोर कर रहे हो। बट एज एन आर्टिस्ट अगर आपको एज अ ग्रो करना है और कमर्शियली जाना है आगे, तो क्या देहरादून में रह के ये चीज़ की जा सकती है, फिर हमें बाहर मूव करना ही ज़रूरी है? मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी की अपने अपने अपना तरीका है किसी चीज़ को अचीव करने का ना। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, तो आप एक वीडियो घर पे बैठे बनाओ, वायरल हो जाओगे, चल जाएगा। पर वो भी एक रास्ता है कि लोग यहाँ पे बैठ के भी काम करते हैं, कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पर मेरे को अपने लिए फ़ायदा ये दिख रहा था कि मैं बाहर जाके और वहाँ पे एक्सप्लोर करूँ, वहाँ पे करूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, जितना हो सकता था पॉसिबल मेरे लिए, क्योंकि देखिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एक आर्टिस्ट का, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का, वो होता है लाइव शोज़। अब यहाँ पे लाइव शोज़ का
है, पर उतना उस लेवल पे नहीं है जितना हैदराबाद या बॉम्बे में देखोगे, दिल्ली में देखोगे। तो इसलिए हमारे लिए वो ज़रूरी था कि हम यहाँ से जाएं और वहाँ पे करें। वो अब हैदराबाद में भी आपका लाइव चल रहा है, मतलब वहाँ पर भी ऐसा कुछ? हाँ, मैं लाइव रेगुलर है। लाइव वहाँ पर एक सोडा बॉटल ओपनर वाला करके है, फ्रेंचाइजी है, तो वहाँ पे रेगुलर शोज़ करते हैं, प्राइवेट गिग्स कर रहे हैं। फिर मुझे अभी काम करने का मौका मिल रहा है डॉक्टर दिवाकर सुब्रमण्यम के अंडर। तो वो वही है जिन्होंने म्यूज़िक कंपोज करा है रॉकेटरी के लिए। रॉकेटरी आपने देखी होगी। सब बायोपिक का आई थिंक। हाँ, इसरो साइंटिस्ट हैं नम्बी नाम्बियार, उनके ऊपर है। तो उन्होंने उसमें म्यूज़िक दिया, तो उनके अंडर काम करने का मौका मिल रहा है वहाँ पे। तो यही है कि हर तरीके से जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ रहे हैं। थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो देहरादून शहर है और जो यहाँ की वाइब थी पहले की, मतलब जब स्कूल टाइम पे हम घूमा करते थे साथ में, तो उस समय मतलब आपका क्या माहौल होता था उस समय? कि आपको लगा कि आप इस फील्ड में आओगे? क्योंकि उस समय जहाँ तक मुझे पता है कि लाइक आप सबसे ज़्यादा बार एसएसबी दे चुके हैं हम सब में से, मेरे ख्याल से 16-17 बार नहीं, SSB नहीं, 7 बार। अच्छा 7 बार तो 7 बार एसएसबी दे चुके, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े भैया वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। तो उस जोन में थे आप पहले, कि म्यूज़िक बचपन से ही आया आपके अंदर, कि लाइक उस जोन से हटने के बाद फिर आपको लगा कि लाइक आर्मी का हो चुका है, अब नहीं, अब ट्राई हो चुका है, नाउ आई शुड मूव टुवर्ड्स माय पैशन? कि आपने कैसे शुरुआत, मतलब म्यूज़िक की शुरुआत हुई कैसे, कहाँ से हुई? मैं देख, आपको तो पता ही है कि गा तो बचपन से रहे ही हैं, तो प्लान कभी नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि म्यूज़िक करना है और फ़ौज में जाना था। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे रहता ही है कि हम लोग का पहाड़ियों का कि ऑफिसर बनना था। हाँ, कि पहाड़ियों में हमारा रहता ही है कि फ़ौज में जाना है। फिर इंस्पिरेशन घर पे ही थी, भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो आई थिंक ऊपर वाले ने अलग सोच रखा था, जो हमारा प्लान था उससे अलग ऊपर वाले का प्लान था। तो ट्राई करा, फ़ौज का नहीं हुआ। फिर मम्मी पापा ने बोला भाई आईएएस की तैयारी कर लो। आईएएस की तैयारी जब मैं दिल्ली में कर रहा था उस टाइम पे जब लिखा था मैंने गाना तलब। हाँ तलब, जोगी बाबा, तलब तो मेरा फेवरेट गाना है बाबा, मतलब थैंक यू बाबा। तो तलब लिखा था, तो मेरे को मतलब एक ऐसा लगा कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोसेस था। ऐसे मैं कोई सोच के नहीं बैठा हुआ था कि मेरे को गाने लिखने हैं, अपने आप हुआ वो चीज़। एक गाना लिखा, फिर 2-3 लिखे, तो फिर लगा कि यार शायद यही मेरी कॉलिंग है, इसी चीज़ यही करने में मुझे मज़ा आता है और ये अपने आप अंदर से आती है। फिर वापस आ गया था, पराक्रम से मिला, पराक्रम के साथ डिस्कस करा कि कैसे अपना म्यूज़िक निकालना है। फिर बैंड बनाया, लाइव शोज़ करने शुरू करे। तो यही था कि जैसे आप कह रहे हो, बचपन से नहीं सोचा था, आता था थोड़ा सा, गा लेते थे, पर कभी सोचा नहीं था बचपन से कि संगीत ही करना है। बचपन में मुझे याद है कि जब हम लोग ट्यूशन जाते थे तो कहीं ना कहीं आप भारत खंडे में हाँ, तो म्यूज़िक क्लास के लिए जाते थे। हाँ, क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा था उस टाइम पे। और ये था कि एक रुचि तो थी, पर प्रोफेशन नहीं कभी सोचा था कि ये मेरा प्रोफेशन बनेगा। था नहीं उतना दिमाग में, बोलूँगा खुला हुआ दिमाग नहीं था कि यार ये भी एक चीज़, जैसे आपके साथ था कि आपने बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया था कि आपको इसी फील्ड में जाना है। मेरे को याद है थिएटर ग्रुप के साथ ऑल 12th के बाद स्टार्ट हुआ। आपने यहाँ 12th के बाद ही एकदम कर दिया था। मेरा भी आर्मी था, जैसे सबका होता है, यहाँ पर एनडीए क्रैक करना है, एसएसबी की ट्रेनिंग करनी है। वही था कि आपका जैसे बहुत जल्दी आपके दिमाग में क्लियर था कि ये चीज़ करनी है। आफ्टर मतलब 18 साल की उम्र क्या ही होती है, उस फिर भी इतनी क्लैरिटी होना कि ये चीज़ करनी है। मेरे साथ वो नहीं हुआ। ये हुआ कॉलेज हो गया, उसके बाद वो कल आई पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद समझ आया कि हाँ यार ये चीज़ है। तो बाबा जो तलब आपने कहा कि तलब से शुरुआत हुई आपकी, तो मैं तलब पे दोबारा वापस जाऊंगा और मैं चाहूँगा कि उसके पीछे की मतलब इंस्पिरेशन क्या है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। क्योंकि यार मतलब लिरिक्स वाइज, म्यूज़िक वाइज, सिंगिंग वाइज, मतलब ये पूरा फुल पैकेज है मेरे लिए। मतलब मैं कभी भी जैसे पहाड़ों में जाता हूँ या कभी भी जब ब्रेक डाउन होता है लाइफ में, तो मैं उसको सुनता हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो लाइफ में हो, तो मैं उसको सुनता हूँ, तो मुझे एक मतलब सूदिंग सा फील होता है। तो व्हाट वाज द मतलब स्टोरी बिहाइंड तलब? नाम ही तलब कैसा है, पहले तलब नाम कैसा है ये बताइए पहले। मैं बता दो, वैसे तो अब ये कहानी बहुत लोगों को बहुत ही फिल्मी कहानी लगेगी, पर रियलिटी है, अब क्या कर सकते हैं। तो वही जो सबके साथ होता है, एक उम्र में आपका दिल टूटता है। चीज़ को आप थोड़ा अगर बताओगे बिना शर्म के, बिना उसके, तो अच्छा लगेगा। मतलब जैसे तलब वर्ड से मुझे, जब आपका तलब आ रहा था, मुझे लगा कि कुछ नशे के ऊपर है, कुछ हाँ। ड्रग्स के ऊपर है। क्योंकि तलब लगती है तो मतलब आदमी जैसे सुट्टा फूकता है या फिर दारू पीता है। पर जो मोहब्बत वाला एंगल है जो आपने बताया भी, तो उसके पीछे की स्टोरी बताओ मुझे कि क्या है। तो वैसे तलब एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है क्रेव करना किसी चीज़ से। वो हमने रोज़मर्रा की जो भाषा है उसमें से इन चीज़ों के साथ जोड़ा है। तो अब यही था कि जब आपकी लाइफ से कोई चला जाता है, आपको फील होता है ना फिर कि मैं ये कर सकता था, उसे रोकने के लिए मैं वो कर सकता था,
मैंने ये गलतियाँ करी है उस रिश्ते में, आपको समझ आता है और आप चाहते हो कि वो चीज़ वापस मिले। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। हम कभी कभी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो हमारे पास होता है ऊपर वाला इतनी चीज़ें देता है हमें। तो जो मेन इंस्पिरेशन मुझे लगता है गाने का यही था कि अब एक जो आप पछतावा जैसे बोलेंगे, तो पछतावा से वो गाना निकला है। बेसिकली गिल्ट, लाइक गिल्ट या रिग्रेट टाइप का कुछ ऐसा हाँ, था उसमें। रिग्रेट ही एक तरीके का कि उस चीज़ की मैं वैल्यू ज़्यादा कर सकता था उस टाइम पे, कर नहीं पाया। तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन आई थी कि हाँ, काफ़ी आई थिंक साल भर हो चुका था तब तक उस शख्स से बिछड़े हुए, और अकेले था मैं दिल्ली में, एक 1 RK में रह रहा था। और जैसा मैं कह रहा कि तब से समझ आया कि अकेले वक्त बिताना कितना ज़रूरी है। और आपको तो सुनाया था गाना, जैसे ही लिख दिया था, ठीक और था। उस समय वहाँ मेरे लिए मतलब यही वो था कि मतलब बंदा आईएएस की ट्रेनिंग कर, मतलब कोचिंग कर रहा है दिल्ली में बैठ के, और रात को वो गाने लिख रहा है। मतलब जिस समय पढ़ने का टाइम है उसका, उस समय वो गाने लिख रहा है और फ़ोन पे मुझसे 1-1 घंटे बात कर रहा है, सुना रहा है मुझे कॉल पे। तो मुझे वो इंस्पायर करता था कि मतलब कि बंदा इस लेवल अप, तो मैं उसको अपनी लाइफ में भी लेता था कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन, या उस चीज़ को कि मतलब ही मतलब आप अलग फील्ड में हो फिर भी, और मैं इसी फील्ड में हूँ, तो मुझे मतलब लेवल अप करना है चीज़ों को लेके। तो उस तरीके से रहा। बट जैसे कि आपने उस शख्स की बात की, तो उस शख्स को तो हम काफ़ी करीब से जानते ही दोस्त लोग, नाम तो नहीं लोगे आप उसका, बट ये कि क्या वो आपकी पहली मोहब्बत थी? मैं ये बोलूँगा कि शायद पहली बार मुझे समझ आया कि मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत तो बचपन में भी हुई है, मतलब अलग अलग तरीके हैं, हर हर एक फेज़ का एक प्यार होता है ना। बेसिकली स्कूल का प्यार की भी एक अलग मज़ा होता है, एक अलग छुप छुप के मिलना मज़ा ही नहीं होता, मतलब और भी चीज़ें होती हैं। बहुत मज़े में ही जा रहे हैं बाबा। चलो हाँ। तो मतलब उस मतलब जो फेज़ था, मतलब जो आपका प्यार का, तो जैसे कि ये रॉक स्टार मूवी आई तो उसमें एक लाइन थी कि जब तक दिल नहीं टूटता तब तक संगीत नहीं निकलेगा। जैसे रणवीर कपूर को हमने उसमें देखा, और तब से मतलब ये लाइन ऐसी होगी यार, दिल में बस गई। तो हम भी सोचते हैं हमारा दिल टूटे टूटे, समझ रहे हो, बार बार। तो क्या है, कहाँ तक ये सच है मतलब, और कहाँ तक आप इससे कनेक्ट करते हो उस लाइन से? मैं अपनी बात करूँगा तो मैं तो 100% इस बात से अग्री करता हूँ कि क्योंकि मेरे साथ तो हुआ ही है कि जब तक दिल टूटा नहीं तब तक संगीत निकला नहीं। और अगर मैं इसको एक बहुत स्पिरिचुअल एंगल से देखूं तो हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, और हर चक्रा का अपना एक रोल है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, काम का। और हम कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है हार्ट चक्रा का ओपन होना थोड़ा सा, मतलब महसूस कर सको, आप छोटी छोटी चीज़ों को महसूस कर सको, नेचर के पास रह लो, इमोशंस फील कर सको। तो वो है कि उससे मेरे को समझ आया कि इम्पोर्टेंस क्या है। हालांकि मैं मानूंगा कि ये एक एंगल है कि दिल टूटेगा तब संगीत निकलेगा, पर आपको सीखनी भी पड़ती है। किसी भी कलाकार को रियाज करना ज़रूरी है, रियाज नहीं होता तो सिर्फ दिल तोड़ना ज़रूरी नहीं है, हाँ, मतलब उसको गाना भी आना चाहिए, उस फील्ड से भी होना चाहिए। उसको रियाज भी करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। पर यह है कि वो एक ना उसका काम कर देती है, क्या बोलेंगे आप, एक इग्नाइट कर देता है, एक फायर इग्नाइट कर देता है वो चीज़ आपके अंदर कि हाँ, कि इससे हो रहा है, वो चीज़ महसूस हो रही है। बट आई थिंक ऑन अ बिगर पिक्चर ये है कि आपको रियाज लगातार करना पड़ेगा। आपको, आप जैसे पिक्चरें देखते होंगे तो लगातार आपको मूवीज़ देखते रहेंगे, नई नई चीज़ें डिस्कवर करोगे। तो वो ये कि नया म्यूज़िक सुनना, क्या चल रहा है, कैसा है, तो वो भी एक एंगल है। बट हाँ, ये है कि एक इग्नाइट करने के लिए मेरे केस में तो वो दिल टूटा तभी निकला। जैसे कि मुझे लगा कि रियाज़ करना ज़रूरी है। तो अगर एक आर्टिस्ट रियाज़ कर रहा है, वो अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन अगर उसका दिल टूट जाए उस बीच, तो मतलब एक मतलब वो हो जाए उसके लिए, मतलब स्वीट डिश हो गई एक तरीके हाँ, से। तो दिल वो फिर मतलब बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया है कि अब उसकी टेक्निक तो बहुत सही हो गई है प्रैक्टिस कर करके, पर क्योंकि इमोशन का इम्पोर्टेंस है सारा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है इमोशन का, तो वो इमोशन उसे वहाँ से मिला है। तो अब वो जो रेसिपी तैयार हुई है, वो जो बना है वो आदमी, वो अब पक रहा है, जैसे बोलते हैं हम लोग कि अब ये पक गया, अब ये तैयार है बंदा। कि किसी भी कलाकार का एक्टर है भाई, ये पका हुआ एक्टर है, ये तैयार एक्टर है। तो वो वाली चीज़ आ जाती है फिर कि हाँ, दोनों चीज़ें अब उसकी मिल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सॉन्ग है तलब, ये आपकी इंस्पिरेशन भी रहेगी, जिस जिस वजह से आपने अपनी कोचिंग छोड़ के मतलब ये डिसीजन लिया कि मैं वापस देहरादून जाता हूँ। तो उस प्रोसेस में क्या रहा, उस प्रोसेस को बताया कि वापस देहरादून आना? वो मेरे को लगता है सबसे मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि पेरेंट्स से बात करना कि अब भाई मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ, और उनके लिए तो इट वाज लाइक अ शॉक कि भाई ये बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अब ये म्यूजिशियन बनना चाह रहा है, इसका तो क्या ही होगा कि सही। और हमारे यहाँ देखा भी जाता है इस चीज़ को, आर्ट्स को, कि अरे भाई इतनी कोई वो इम्पोर्टेंस ही दी जाती है, और कि मतलब
हॉबी होगी, टाइम पास ही, मतलब अगर हम फुल टाइम आर्टिस्ट होते तो भी लोग कहेंगे, जैसे लोग कहते हैं भाई क्या करते हो, गाते हो और क्या करते हो, तो लोगों का वो माइंड सेट रहता है ना थोड़ा सा कि सब मुझसे भी कई बार पूछा जाता है कि जैसे तुम्हारा बेटा क्या करता है, बोलते कि एक्टिंग करता है, फिल्में बनाता है, लेकिन वही जस्ट ताऊ जी पूछते और क्या करता है, और क्या करता है। बोलती यार वो थोड़ा एडिटिंग भी कर लेता है, तो फिर और क्या करता है, बोलते कभी कभी कैमरा भी चला लेता है, और क्या करता है। तो मतलब वो और का मुझे लग रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है, जो मतलब जहाँ से हम आते हैं, तो वहाँ पर मतलब कुछ एक फिक्स दायरे बन चुके हैं कि बंदा अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या बंदा अपना सेटल्ड है किसी बिजनेस में जो उसका वो हो रहा है, बट आर्टिस्टिक फील्ड को मतलब अभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। रिलायबल नहीं माना जाता कि, और है भी तो डिफिकल्ट फील्ड, आपको पता है अनसर्टेनिटी है, तो माँ बाप को भी रहता है, डर रहता है कि भाई इसमें चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा, तो वो सबसे मुश्किल था मेरे लिए। तो मेरे को आज भी याद है कैसे मेरी हालत पूरी हो रखी थी, मैंने कॉल करा एक दिन हिम्मत जुटा के कि भाई मैं बताता हूँ अपनी मम्मी को, मम्मी ने सीधा बोला कि टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं मैंने कहा तोड़ देना टांगे। तो वो बहुत मुश्किल था, बट स्लोली स्लोली जब उन्होंने देखा कि सिंसेरिटी है इसके अंदर, ये इस चीज़ को सिंसेरली ले रहा है, तो उन्हें भी समझ आया कि हाँ ये यही करना चाहता है और इसमें खुश है ये करके। और माँ बाप के लिए तो बच्चे की खुशी सबसे बड़ी चीज़ होती है। कैसा होता है? मैं आपको सच बताऊँ, मैं बोलूँगा किस्मत बहुत अच्छी रही इस मामले में कि जैसे ही स्टार्ट करा ना, तो अब क्या होता है, लोग पहले बचपन से रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर स्टूडियो में जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर लाइव शो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ सब कुछ एक साथ ही होने लगा, मतलब लाइव शोज़ भी कर रहे थे, यहाँ पे पब गिग्स भी चल रहा था, अपनी ईपी भी रिकॉर्ड कर रहे थे, अपने गाने भी बना रहे थे, साइड बाय साइड सीख भी रहा था। और तो वो सब क्या हुआ कि एकदम से सब कुछ एक साथ ही मिल रहा था, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जब आप कर रहे होते हो तो आपको समझ भी उतना ज़्यादा आ रहा होता है। तो वो चीज़ बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा कि ऊपर वाले की मेहरबानी रही, और एक्सप्लोर करने को मिला। बाबा जैसे कि म्यूज़िक वीडियो होती है, एल्बम होती है, जैसे आपने भी ईपी बोला, तो मतलब ईपी को थोड़ा एलिब्रेट करोगे? मतलब मुझे इतना क्लियर नहीं है ईपी, मतलब मुझे लगता है कि शायद सीरीज़ है कोई, या फिर जैसे हमारे इसमें होता है मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, शॉर्ट फिल्म्स हो गई, वैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जैसे म्यूज़िक वीडियो के प्रॉपर सिंगल्स हो गए और एक एल्बम हो गई, जैसे पहले आता था एल्बम का, तो उसमें ईपी वर्ड को कैसे आप वो करते हो? ईपी, देखिए ईपी का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट। अब क्या होता है कि एल्बम होती है आपकी तकरीबन ये होना चाहिए कि 7 से 8 गाने मिनिमम हो एक एल्बम में। ईपी क्या है कि आपको 3 से 4 गाने का आप निकाल दो, कि एल्बम में 7-8 हो गए। तो अब क्या हो गया कि जैसे जैसे रिसेंट टाइम में आप देख लो लोग सिंगल्स निकालते हैं, तो एल्बम सुनने का टाइम नहीं होता, एल्बम निकलते ही बहुत कम है, एल्बम बहुत ही कम आर्टिस्ट सब निकाल पाते हैं। बहुत वजह होती है उसकी, बहुत टफ प्रोसेस है बनाना। अब आपको एक थीम पे 8 गाने वैसे रखना, और फिर उसके म्यूज़िक वीडियो और सारी चीज़ें, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया ईपी का, रिसेंट कॉन्सेप्ट ही है। मतलब वेस्ट में तो पहले से चलता है, वेस्ट से आया। वेस्ट में पहले से ही चलता है, बैंड्स ने ईपीज निकालते हैं, पर यहाँ पे रिसेंट है, पिछले 12-15 साल में ये चीज़ आई है। बहुत सारे, आपका येलो डायरी करके एक बैंड है, उनके शायद एल्बम अभी तक नहीं है पर ईपी आ गई है, उनकी 2-3 ईपी आ रखी है। तो यही है कि 3 से 4 गाने जिनकी एक ही रिदम हो, जिसमें रिदम इन द सेंस नॉट द टेक्निकल वे, पर वही मतलब इसकी थीम सेम हो, थीम सेम थीम सेम हो। तो वही है कि 3-4 गाने निकाल दिए आपने, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट। और वही निकाली थी जब यमन के साथ थे, ईपी निकाली थी। एल्बम का भी था मन कि निकालेंगे, पर माहौल रहा नहीं वैसा, वो चीज़ें रही नहीं। तो आगे भी आप ईपीस पे ही काम कर रहे हो अभी? नहीं, अभी एल्बम पे, इस साल एल्बम है। एल्बम काफ़ी टाइम लगा लिखने में, मतलब मैं बोलूँगा 1.5-2 साल लगे हैं। और अब रिकॉर्डिंग में वहीं हैदराबाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और 4 बचे हुए। बाकी एल्बम हमेशा से था दिमाग में, बैंड के साथ भी था, पर वो क्योंकि बैंड टूट गया और चीज़ें आगे ले जा नहीं पाए, इसलिए नहीं हो पाया। तो बाबा जो आपका बैंड था, मतलब जब आप दिल्ली से देहरादून की तरफ आए और यहाँ पर आप बैठे होगे अपने रूम में या कहीं पर बैठे होगे, तो थॉट आया होगा आपको कि हाउ शुड आई स्टार्ट। तो मतलब कोई भी आर्टिस्ट है, मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाता है माइंड में कि मैं ये फिल्म कैसे बनाऊँ या मैं ये म्यूज़िक कैसे बनाऊँ। तो वो थॉट क्या आया आपके माइंड में कि मुझे देहरादून शहर में कैसे शुरुआत कैसे करूँ मैं देहरादून शहर में? मैं बताता हूँ आपको। तो मेरे को आइडिया बिल्कुल था नहीं, इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं कैसे, तो स्ट्रैटेजी वगैरह कोई दिमाग में थी नहीं। मेन था, ये गाना है लिखा हुआ है, इसको निकालना है। और अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू, लक्ष्य के थ्रू में मिला पराक्रम से,
और पराक्रम ने मेरे को बताया कि भाई बैंड बनाते हैं, लाइव शोज़ मिलते हैं बैंड, मतलब ऐसे उसकी स्ट्रैटेजी थी पूरी, क्योंकि वो कर रहा था, काफ़ी टाइम से कर रहा था, बचपन से उसका सॉर्टेड था कि म्यूज़िक करना है, तो वहाँ से शुरू करा। फिर भी बहुत चीज़ें पता लगी, जब ऐसा बैंड भी करने लगे तो हमें लगा कि भाई गाना बनाया, गाना निकाल दिया, हो जाता है नहीं, फिर समझ आया मार्केटिंग प्रमोशन ये होता है, आपको ऐसे रीच आउट करना पड़ता है लोगों को। और वहाँ से अब मैं बोल सकता हूँ इस टाइम पे कि अब थोड़ा फिर भी इतना नॉलेज हो गया कि स्ट्रैटेजी बना के काम कर सकते हैं। जैसे एल्बम बहुत प्लान करके लिखी गई, प्लान करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है कि लोगों तक कैसे पहुँचाना है। और उस टाइम पे आई थिंक इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं। तो बट यमन फॉर्म हुआ कैसे, मतलब जैसे पराक्रम साहब मिले और आप लोगों ने बैठ के बनाया, तो बैंड में कौन कौन था, कैसे कैसे ये फॉर्म हुआ, उसके बारे में मुझे बताइए कि बना नाम कैसे आया यमन। तलब नाम के मामले में बाबा मतलब मानना पड़ेगा आपको यार, बाबा आप हाथ मिलाओ। मतलब यार नाम के मामले में चाहे तलब हो, यमन हो, चाहे आपके सिंगल्स हो, आवारी, मतलब नाम कैची रहते बाबा, और अंदर का जो कंटेंट है वो भी एकदम लेवल अप रहता है बाबा। लेवल अप मैं बहुत बोलता हूँ बाबा, क्योंकि लेवल अप एक क्लब भी है तो नहीं, अपने तकिया कलाम होते हैं सबके, मैं हाँ। समझ रहा हूँ। यमन का ऐसे रहा कि जब बैंड की बात पराक्रम ने बोला कि बैंड बनाएंगे तो क्या नाम रखे, तो इंडियन क्लासिकल में राग है यमन, जिस पे जो कई गानों में यूज़ हुआ है, जैसे लाल इश्क हो गया आपका, आयत हो गया, मुंह मुंह के धागे हो गया। तो वो गाने उस टाइम पे बहुत सुनता भी था मैं, पसंद भी थे मुझे। तो मेरे को यही था कि बैंड का नाम क्या यमन रख देते हैं। मतलब इतना बहुत ज़्यादा थॉट नहीं किया था, पर ये थॉट, बेसिक थॉट ये था कि इंडियन क्लासिकल का एक राग है जो बहुत पसंद है सुनना और अच्छा लग रहा है, छोटा क्रिस्प नाम है। फिर बैंड मेम्बर्स पे आया तो मैं बोलूँगा कि अगर बैंड मेम्बर्स की बात की जाए तो यमन इज़ नॉट जस्ट अ बैंड, ये पूरा एक ऐसा रहा है कि कम्युनिटी बन गई एक टाइम पे, इन अ गुड वे, कि एक दोस्त है पुलकित, को जानते हो आप? हाँ पुलकित। तो स्टार्टिंग में पुलकित काफ़ी थे साथ में। मेरे को अभी भी याद है पहला गिग जो हमने करा था, मैं, पराक्रम और पुलकित ने करा था, जिसमें हमें 40 मिनट में उतार दिया था कि तुम और मत करो। और फिर श्लोक है, श्लोक जूनियर है स्कूल से ही। पराक्रम को आइडिया था कि श्लोक, क्योंकि परकशनिस्ट चाहिए था, एक ढूंढ रहे थे उस टाइम पे, तो उसने रीच आउट करा श्लोक को। तो बेसिकली श्लोक, पुलकित, पराक्रम और आप, हाँ, मतलब 4 बैंड मेंबर्स थे आपके। ये स्टार्टिंग के 5 महीने था। 5 महीने बाद यश आ गया था। और पुलकित का क्या था कि पुलकित को अपना जॉब का भी फोकस करना था, सरकारी नौकरी की तैयारी हुई, तो वो फुल टाइम ही दे पा रहे थे। तो तब बैंड मेंबर आया था यश। यश का ये है कि बेस प्ले करता है, गिटार बजाता है, बेस प्ले करता है। तो ये था गिग्स करे साथ में, मैराथन करी। और उसके बाद यश भी चला गया था फिल्म मेकिंग के लिए, सीखने के लिए हैदराबाद। तो बेसिस कभी कोई रहता था, कभी कोई रहता था, तो वो कभी पूर्ति नहीं हो पाई। एक मेरा कज़न है गौरव, उसने भी प्ले करा। पर कोर में अगर बात की जाए, इन द कोर, तो जो कनेक्टेड रहे और जो लंबे मतलब जिनके डिसीजंस रहे, टाइम स्पेंड किया हाँ, जिनके साथ। जिनके डिसीजंस रहे, तो वो मैं, पराक्रम, श्लोक और यश मैं मानूंगा। और पुलकित का एक सपोर्ट रहा है, मतलब पुलकित को पता रहता है क्या चल रहा है, बट हम चारों का मतलब जो भी डिसीजंस होते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, क्रिएटिव हो चाहे हमारे मैनेजमेंट एस्पेक्ट पे हो, तो वो सारे हम चारों का ही रहता था। और काफ़ी बढ़िया टाइम रहा साथ में, काफ़ी। तो बाबा जैसे कि आपके जो म्यूज़िक वीडियोस आई है, जो म्यूज़िक जो सिंगल्स आए आपके, उसमें जैसे आवारी हो गया, एक आपने मेरे ख्याल से एक कवर था उस शंकर शंकर ठंडा का, सॉरी हाँ। तो उसमें मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या था, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ था वो गाना, और मतलब कैसे वो थॉट आया और कैसे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कैसे कनेक्ट करते हो आप? मैं बोलूँगा जो थॉट है उसमें आपका भी हाथ है, आपको पता ही है। यश, मैं, हम तीनों का ही एक आइडिया मैं मेरे को अभी भी याद है कि यश के कैफ़े में बैठ रखे थे जब पूरी टीम आ रखी थी, और जोन उस टाइम पे बहुत स्पिरिचुअल था। मेरे को याद है कि मतलब एज अ पर्सन मैं बोलूँगा कि काफ़ी इंक्लाइंड था टूवर्ड्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नई चीज़ें पता लग रही थी, लाइफ ऐसे जा रही थी। और फिर जो मेरे को याद है, शायद आपने किस्सा बताया था, ऋषिकेश का आपने किस्सा बताया था एक, हाँ, मैंने अपना बाबा से मिलने का, और वहीं से वो थॉट इग्नाइट हुआ था उसके बाद। तो वही है कि 3-4 लोगों की एनर्जी थी और कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगा मुझे। उसके बाद तुषार थे हमारे DOP, उसमें तुषार का काम बहुत बढ़िया है, उसमें तो बेहतरीन ही लगा मुझे। तो यही था, सबकी एनर्जी मिलके आई थी। शॉर्ट्स वाइज भी अच्छे लगे काफ़ी, मतलब जैसे मैंने देखा कुछ शॉर्ट्स में आपने पूरा फॉग हो रखा गंगा रिवर में, और आप बैठे हो बाबा, तो मतलब अर्ली मॉर्निंग के शॉट्स है कुछ उसमें। हाँ,
और बाकी इसमें जो रूटीन, मतलब आपने बेसिकली 2 लाइफ को वो किया है उसमें हाँ। कि जैसा आदमी सोचता है कि स्पिरिचुअलिज्म पूरी तरह से हो जाए, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब हम अपना काम भी कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कनेक्ट है, मतलब रिलीजियस भी है हम। एक तो होगा पूरी तरह रिलीजियस होना, बट उसमें आपने अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाया है। उसमें मतलब जो थॉट था वो, अगर मैं आपको मतलब उसको इंटरप्रेट बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है, और मेरे को लगता है आर्ट है ही वो कि हर बंदा अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सके उसे। तो जो बेसिक हमारा थॉट था कि हम देखते हैं कि लोग बाबा की ज़िंदगी जीते हैं और कितना त्याग रहता है कुछ का, पर एक एक खुद से भागने का भी मतलब एक एंगल रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि खुद से भाग रहे होते हैं हम कहीं ना वो मुश्किल से मिल पाते हैं खुद से। तो वो उसमें मेरे को एज जो नॉर्मल बंदा जो उसमें दिखा रखा, उसका ये था कि सिंपल है, कुछ नहीं है उसके पास, लाइक मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बट वो एक रूटीन में, एक रेगुलर रूटीन में, तो वो एक बहुत ही ऊपर टॉप लेवल पे एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है। शायद उसे पता भी ना हो, पर फिर भी वो उतना इंक्लाइंड है उस चीज़ में, उसका एक एक तौर तरीका है। तो अभी रिसेंटली जैसे कि यमन बैंड को मैंने देखा कि मतलब इंस्टा से पेज भी उनका हट गया है, मतलब और शायद चैनल का नाम भी अमृतांश और पराक्रम हो गया है। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है, मतलब कि यमन बैंड से, क्योंकि एकदम से मुझे, मतलब मैं यहीं था, आप शायद हैदराबाद में थे, तो यहीं पता चला हमें कि तो उसके पीछे भी, अगर आप डिस्कस करना चाहो तो कैसे ये चीज़ हुई, मतलब। ये मेरे को ऐसा लगा कि एक्चुअली में क्या है कि हम ग्रो कर रहे होते हैं लाइफ में, तो कभी कभी हम अलग, सर हर कोई अलग, और बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चारों या पांचों जो भी लोग हैं, उनका फोकस है, उनका विजन और उनकी जो भी वो चाह रहे हैं, वो सब सेम लाइन पे हो एकदम बिल्कुल, तभी मिलेगा। वो जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तभी होगा। और उस टाइम पे ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि यश का इंक्लिनेशन फिल्म मेकिंग में ज़्यादा है, उसने अपना कॉलेज कर लिया था, तो वो उस एस्पेक्ट से देख रहा था। श्लोक के अपने अपने गोल्स हैं, अपने विजन हैं। तो वहीं पे जब हैदराबाद में थे, तो हमने डिसाइड करा, मेरे को अभी भी याद है, रात में मैंने कॉल करा बॉयज़ को, मैंने बोला कि ऐसा सोच रहे हैं। फिर अगले दिन बैठे, अच्छे से बात करी और ये डिसाइड किया कि हम टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि ये भी रहा है कि जैसे गाने मैक्सिमम के जितने भी अमन के थे, वो सारे मैंने ही लिखे हुए थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई बात बाद में दिक्कत आए। तो और उनकी भी समझदारी है, मतलब रजामंदी की तरफ से, मतलब आप सब लोगों ने डिसीजन लिया, एक जेन्युइन डिसीजन लिया और राइट डिसीजन लिया, एक जो सबके लिए बढ़िया रहा। उनकी भी एक समझदारी है। अभी भी हम अच्छे दोस्त हैं, श्लोक के साथ बैठा हुआ था कल, तो यश से बात होती रहती है रेगुलर अभी गुड़गांव में। तो अच्छे, वही बात है कि कोई भी चीज़ अगर ख़त्म कर रहे हो तो अच्छे नोट पे ख़त्म हो। तो इसमें कुछ मतलब रैपिड क्वेश्चंस भी है, कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन मतलब आपसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, रैंडम, मतलब जैसे रैंडम क्वेश्चन हो सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि इंस्पिरेशन कौन रहा अभी तक की लाइफ, और क्यों? मैं बोलूँगा काफ़ी लोग रहे हैं, काफ़ी लोग इंस्पिरेशन रहे हैं, नॉट जस्ट वन, अलग अलग फील्ड से रहे हैं। तो मतलब कोई एक, मतलब जो सबसे पहले आपको नाम नज़र आता हो, या फिर सबसे इस समय अगर मैं बोलूँ तो अरिजीत सिंह, क्योंकि बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत और बहुत जो उनके एस्पेक्ट्स हैं आर्ट के, म्यूज़िक के, वो अभी तक लोगों तक पहुँचे भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। और नॉट जस्ट अ म्यूजिशियन, उन्होंने म्यूज़िक वीडियोज़ भी बनाए हैं। आपको अगर टाइम मिले देखना, उनका चैनल है ओरायन करके, उसमें उनके म्यूज़िक वीडियोज़ है। फोटोग्राफी का उन्हें बहुत शौक है, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर है। और एज अ पर्सन मैंने देखा काफ़ी सूदिंग, काम, मतलब ऐसा नेचर है उनका। बहुत ही एक अलग ही दुनिया में, मतलब बहुत ही शांत है, कोई एयर नहीं है इस बात का कि मैं अरिजीत सिंह हूँ। अगर आप उनके लाइव शोज़ देखोगे, 3-3 घंटे परफॉर्म कर रहे हैं। 3 घंटे किसी को अगर आप बोलो, मुश्किल होता है परफॉर्म कर पाना, एक बॉडी की भी लिमिट होती है। तो आई थिंक या ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज, एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, एज अ आई थिंक एज अ फैमिली मैन, ही इज़ रियली गुड। सो या। और बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाबा जो हमारी यूथ है, चाहे वो आर्टिस्टिक फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जैसे कि आप सिंगिंग फील्ड से हो, म्यूज़िक फील्ड से हो, तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ वर्क कर रही है इस प्रोसेस के दौरान जो आपको हेल्प कर रही है, और ऐसी क्या चीज़ है जो आप मतलब बताना चाहोगे? ओरिजिनलिटी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ओरिजिनल रह पाना, बहुत इजी हो जाता है इन्फ्लुएंस होना। तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं तो अब जैसे ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, तो एल्बम है इस साल, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो उस प्रोसेस में आपको ना खुद 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 को बेटर समझने का मौका मिलता है कि आप कौन है।
क्योंकि हम बचपन से जैसे ट्रेन हुए हैं ना, तो ओरिजिनल रहना सबसे मुश्किल चीज़ मुझे पर्सनली लगता है कि ओरिजिनल रहना सबसे मुश्किल चीज़ है। और पर जब ओरिजिनल हम करते हैं लाइव शोज़ में कवर सॉन्ग करते हैं, पर ज़्यादातर लोग तो ओरिजिनल से ही जानते हैं, मतलब जो रीच है लोगों को ओरिजिनल गानों से ही पता है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अलग भी बनाती है, जैसे कि कई लोग कवर सॉन्ग्स से शुरुआत करते हैं, आपने अपना शुरुआत ही मतलब ओरिजिनल सॉन्ग से किया, तो ये भी एक बड़ी बात है, मतलब एक यूनिक चीज़ है। हाँ, वही तभी मैंने आपको बोला ना कि ओरिजिनलिटी है मेरे लिए। मेरे को जो समझ आता है, आप अगर देखेंगे भी जो रही अभी तक जर्नी मेरी, तो इट्स बीन अबाउट मतलब जो है आप देख लो बाबा, ये है मतलब ओरिजिनलिटी, मतलब सच्चाई, सच्चाई। एक तरीके से सच्चाई जो आप सच बोलोगे ना, आपको बहुत सॉर्टेड रहेंगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी ज़्यादा। तो अब अभी क्या नया आ रहा है और क्या किस चीज़ पे काम हो रहा है आगे, मतलब उसके बारे में थोड़ा। अभी यार सारा फोकस एल्बम पे। एल्बम का नाम है राह गुज़र। राह गुज़र का मतलब होता है जर्नी अपने आप में। तो जो भी अभी एक्सपीरियंस करा है पिछले 4-5 साल में, और बचपन से भी करते आ रहे हैं, पर कुछ समझ जब आई कि क्या हो रहा है, तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस करा है वो सारा गानों के थ्रू कर दिया है। गाने हैं उसमें, वाजिब है, एक गाने का नाम कहानी है, लापता है। लापता आपको बहुत पसंद है। हाँ, लापता तो मैंने सुना भी है। लाइव भी परफॉर्म सुना है करते हैं, लाइव भी परफॉर्म करते हैं। कब तक हमें मतलब सुनने को मिलेगा ये? अभी वाजिब तो आया ही है, अभी रिलीज़ हुआ है, और अच्छा लगा है लोगों को, बढ़िया लगा है गाना। अब उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली राज रिलीज़ करेंगे। कहानी मतलब स्ट्रैटेजी है पूरी, जो डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ बैठ के स्ट्रैटेजी बनी है कि हर 40-45 डेज़ में एक एक गाना रिलीज़ होगा, और जब 4 गाने हम रिलीज़ कर लेंगे उसके बाद पूरी एल्बम डाल देंगे। वाह, काफी मजा आया और बहुत बहुत थैंक यू बाबा, दिल से, मतलब दिल से बाबा आप यार, मतलब